बेसिकली आयुर्वेदा में ना पेशेंट आते ही आपके पास स्टेरॉइडल यूज़ के बाद है। अच्छा। वो नॉर्मली नहीं आते हैं। ओके। मतलब कुछ पेशेंट्स हैं जो बिलीवर्स होते हैं, आयुर्वेदा बिलीवर्स, वो प्रॉपर्ली आपके पास इसी उसमें आएंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लेना है। अच्छा, जिसका स्टेज 4 हेयर फॉल है, क्या वो भी उसका रिवर्सल हो सकता है? मतलब उसके भी बाल आ सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। स्टेज 4 तक हमारे पास पूरे चांसेस होते हैं कि आ जाए बाल। हेयर थिनिंग है, माल नरिश हो गए बाल, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन दिया बाल झड़ गए। इवन बाइक राइड से भी झड़ जाएंगे, आपके सिंपल कोम्ब करने से भी झड़ेंगे। हाथ ही आपने लगा दिया बालों में तब भी झड़ सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सेबोरिक है। अच्छा। डैंड्रफ एक्सेसिव था, हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे था। सॉ पाल्मेटो एक हर्ब है जो कि DHT ब्लॉकर का काम करती है। ठीक है। तो फिनेस्ट्राइड से तो बेटर है कि हम हर्बल रूट पे जाएं। बिल्कुल। कॉलेज टाइम में मुझे खुद हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। इवन आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट इसीलिए इसमें जागा कि मुझे अपने बाल वापस चाहिए, क्योंकि दैट क्लियरली कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन योर लुक्स। वो चीज़ नहीं चाहिए। 10 हेयर फॉल के पेशेंट्स हैं, लेस देन 5 स्टेज, तो उसमें से हम कितनी ठीक कर सकते हैं? हेलो डॉक्टर प्रतिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेलकम टू वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बैठकर, क्योंकि आयुर्वेदा और हेयर फॉल ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों को साथ में किसी ने नहीं सुना। बिल्कुल। हेयर फॉल सुनते हैं तो आजकल हेयर फॉल तो वर्ल्ड का नंबर 1 लीडिंग रिसर्च टॉपिक है, लेकिन आयुर्वेदा से नेचुरल जो हमारी प्राकृतिक हीलिंग है उससे आप हेयर फॉल को रिवर्स कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सिट हियर विद यू एंड डू दिस पॉडकास्ट। सेम हियर। तो थोड़ा सा वैसे बताइए ना कि आयुर्वेदा एग्जैक्टली मतलब ये हेयर फॉल और आयुर्वेदा का क्या कनेक्शन है? हेयर फॉल इन आयुर्वेदा, अगर आप हम सोचे कि पहले के ज़माने में अगर हम चलते आए हैं, उसको बालों की जो भी समस्या थी हमें, उसके लिए हम बेसिकली ऑयलिंग, क्लेंजिंग, यही सब करते आए हैं। राइट। इसी को राइट वे में, क्योंकि आजकल पोल्यूशन स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इसी को राइट वे में किस तरीके से हम इस्तेमाल करके इस चीज़ को रिवर्सल या वापस से रिजुविनेशन बालों के रिगार्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ हम जानने वाले हैं आज। अच्छा। तो आप वैसे आप इस फील्ड में कैसे आए? एज एन आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एंड स्पेसिफिकली आयुर्वेदा बनने के बाद आपने सोचा कि आई विल बी अ ट्राइकोलॉजिस्ट, तो ये थोड़ा सा बताइए ना। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बेसिकली बचपन से ही हमारे घर में आयुर्वेदिक मेडिसिन हम यूज़ करते आए हैं। बिल्कुल। उसके बाद कॉलेज टाइम में मुझे खुद हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। इवन आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट इसीलिए इसमें जागा कि मुझे अपने बाल वापस चाहिए, क्योंकि दैट क्लियरली कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन योर लुक्स। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अभी यंग हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं? बट ये वैसे बहुत कॉमन नहीं है ना, एज एन कॉमन नहीं है। लोग वैसे आयुर्वेदा जब करते हैं तो सारी ब्रांचेस को एक साथ कवर करते हैं। बिल्कुल, मेरा भी इंटरेस्ट है, सारी ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, बट क्योंकि मैं सफ़र कर रही थी, आई थॉट अबाउट हेयर एक्सपर्टीज। ओके। तो क्या एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स थे? एज इन प्रीमेच्योर हेयर फॉल हो रहा था? नहीं, एक्चुअली क्या था, सेबोरिक डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सेबोरिक है। अच्छा। डैंड्रफ एक्सेसिव था, हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे था। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे मतलब मैं उसके ऊपर ऑयलिंग भी कर रही थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बट वही होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है, आप उसके बारे में सर्च करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद सर्च करते 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 आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत है, यू हैव टू चेंज इट। उसके बाद क्लेंजिंग, बेसिकली अगर हम सेबोरिक की बात कर रहे हैं, हमें क्लेंजिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। ठीक है। और ऑयल एप्लीकेशन बिग नो नहीं करना है। वो ये मतलब आपको डैंड्रफ से प्रॉब्लम शुरू हुई? बिल्कुल। ओके। एंड देन वो बढ़ते बढ़ते हेयर फॉल में चली गई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, स्ट्रेस वगैरह, डाइट? स्ट्रेस तो था ही, क्योंकि एग्जाम्स होते थे। अच्छा। तो उसका था उस टाइम पे स्ट्रेस। इसके बाद मतलब एक्चुअली जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे इतना पोल्यूशन वगैरह नहीं था, बट फिर भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, और वाटर पोल्यूशन ज़्यादातर वहाँ पे फैक्ट्रीज आसपास होते हैं, तो आपको
इन एयर, क्योंकि सब एयर प्योरीफायर ये वो यूज़ करते हैं, बट इन एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन होगा पक्का। वो चीज़ होती है। पानी खारा होता है? हाँ, खारा पानी एंड टाइफाइड था उस पानी में। अच्छा जी। ओके, तो इस चक्कर से और ये प्रॉब्लम्स जनरली लोगों को भी आती हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये इसमें अब आयुर्वेदा का क्या रोल है? इसमें आयुर्वेदा में अगर हम बोलें, सबसे पहले आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट कि मेन एंड वुमेन में ये दोनों केसेस अलग होते हैं या फिर दोनों का हेयर का कंडीशन सेम रहता है? अगर हम आयुर्वेदा टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं तो आयुर्वेदा ने कभी मेन और वुमेन को सेपरेट नहीं किया है। ठीक है। इसको पर्टिकुलरली एक ही टर्म दिया है, खालित्य रोग। खालित्य रोग का बेसिक शुद्र रोगों में से एक है ये, क्योंकि सुश्रुत जी ने अपनी संहिता के अंदर मेंशन किया हुआ है ये। और सुश्रुत जी 4 चतुर्दोषों को मानते थे, 3 दोषों को नहीं। मतलब 3 दोष थे बट मेजरली वो चतुर्दोष मानते थे, विच इज वात पित्त कफ के साथ रक्त। ठीक है, वो चीज़ है। और जब ये तीनों चारों दोष प्रकोपित हो जाते हैं तब हम खालित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो शिरो रोग बेसिकली इन सब से हो रहा है ये वाला। ओके, तो इसमें तीनों का इम्बैलेंस होता है, क्या बोलते हैं? चारों दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। चारों दोषों का इम्बैलेंस होता है। अच्छा, और ये क्या जैसे एक प्रकृति होती है बॉडी की, तो वो प्रकृति के बेसिस पे देखा जाता है या क्या रहता है? प्रकृति के बेसिस पे भी देखा जाएगा, बट आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ आहार विहार सब मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, प्रकृति तो है ही, ठीक है, बट अगर हमारी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, हमारा फूड हैबिट जो है वो गलत है, तो वो सब कुछ कंबाइन हो जाता है। सिर्फ हम प्रकृति के बेसिस पे नहीं कह सकते, बहुत कुछ है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, और आपका वाटर पोल्यूशन है वहाँ पे, और आपका जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, तो बहुत फैक्टर्स होते हैं जो कंबाइन करके बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं बॉडी में। तो वो चीज़। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो जेनेटिक होते हैं जी, उसका कोई इलाज ही नहीं होता। मतलब इलाज होता है ये मुझे आपसे जानना है वैसे, बट जेनेटिक केसेस में बचपन से ही उनको पता होता है कि शायद उनके बाल धीरे धीरे जा रहे हैं और शायद एक टाइम के बाद 20s में उनके काफ़ी हद तक झड़ जाते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं अब जो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फिर? क्योंकि ये सारे बियॉन्ड जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, पानी का खारा होना है, उससे बढ़कर है ये कुछ चीज़, तो इसका इन सब चीज़ों में क्या होता है? इन सब चीज़ों में अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं रसायन थेरेपी देती हूँ पेशेंट्स को। अच्छा, आयुर्वेद में एक अलग ब्रांच है रसायन एंड वाजीकरण की, ठीक है, उसमें से हम रसायन उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो रसायन बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, रसायन आपके पूरे बॉडी के दोषों को बैलेंस कर देता है, आपकी स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल्स को मैनेज करता है, मतलब फुलफिल रखेगा हर चीज़। क्या रसायन क्या होता है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। रसायन एक ऐसा सब्सटेंस है, या फिर आप जैसे अगर कॉमनली हम देखते हैं च्यवनप्राश, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रसायन। अच्छा, इसी तरीके से अब गोल्ड ऐड कर दिया किसी ने उसे प्रॉपरली नेचुरल वे में बनाया, तो वो भी मैटर करता है कि आप किस टाइप का, कितना प्योर है आपका रसायन, वो उतना ही अच्छा बॉडी पे एक्ट करेगा। तो जेनेटिकली केसेस जो होते हैं उनके लिए मैं रसायन थेरेपी एडवाइस करती हूँ। ओके, आई थिंक अब एक बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट है, कोई आपके क्लिनिक में आता है, तो उसको आप कैसे अप्रोच करते हैं? ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे आयुर्वेद में अगर हम प्रकृति और एनालिसिस के अलावा बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दर्शन, स्पर्शन, प्रशन के थ्रू एनालाइज करते हैं पेशेंट को। ठीक है। तो दर्शन, जैसे पेशेंट एंटर होता है रूम में, हमें दिखता है कि उनके हेयर की कंडीशन किस टाइप की है, अगर हम हेयर की बात कर रहे हैं तो। इसके बाद स्पर्शन थ्रू डर्मेटोस्कोपी या ट्राइकोलॉजी टेस्ट, तो हम क्या करते हैं, उसका दर्शन के साथ स्पर्शन हो रहा है, तो ये कंबाइन होकर हमें एक उसके बालों की डेंसिटी के बारे में, फॉलिकल एक्टिविटी के बारे में, स्कैल्प की कंडीशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें उस टेस्ट से देखने से पता चलता है। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न, दैट मीन्स हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, उस पे आते हैं। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी स्लीप साइकिल कैसी है, उनके गट इश्यूज तो नहीं है कोई, ठीक है, कोई रिसेंटली कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कोई एडिक्शन तो नहीं है, इवन चाय कॉफ़ी की भी नहीं, अल्कोहल, स्मोकिंग सब इंक्लूड करते हैं हम।
हिस्ट्री टेकिंग के अंदर। ठीक है। इसके बाद एंगर इश्यूज तो नहीं है। अच्छा। इससे हम प्रकृति एनालाइज करते हैं। अच्छा। और ऐसे मेजर क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही रहता है, जैसे कोई आता है फिर ये आपने सारी चीज़ें पूछी एंड देन उसके बाद हम उनको एक पूरा प्लान देते हैं जी। तो प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इससे पहले उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कहीं और से तो नहीं ली थी। ठीक है। तो उसको भी हम कट आउट करेंगे। ठीक है। क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बेसिकली आयुर्वेदा में ना पेशेंट आते ही आपके पास स्टेरॉइडल यूज के बाद है। अच्छा। वो नॉर्मली नहीं आते हैं। ओके। मतलब कुछ पेशेंट्स हैं जो बिलीवर्स होते हैं, आयुर्वेदा बिलीवर्स, वो प्रॉपर्ली आपके पास इसी उसमें आएंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लेना है। अच्छा। और कई लोग ऐसे होते हैं मिनॉक्सिडिल यूज करके आ रहे हैं आपके पास। अच्छा। फिनेस्ट्राइड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि स्टेरॉइडल यूज तो नहीं था, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो जाएगा उसके चलते। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि उनको सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा। सिम्टम्स जानने के बाद हम उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ रिलेटेड उनकी कंडीशन कैसी चल रही है, क्या है वो जाना। इसके बाद हेयर फॉल कितना एक्सट्रीम लेवल का है, पैटर्न तो नहीं है उन्हें, ये सब हम सेपरेट करते हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये जो स्टेजेस होती हैं हेयर फॉल की, कई सारी स्टेजेस होती हैं। जी जी। तो एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो जो स्टेज 4 वाला अगर एक होता है पेशेंट जिसका स्टेज 4 हेयर फॉल है, क्या वो भी उसका रिवर्सल हो सकता है? मतलब उसके भी बाल आ सकते हैं क्या? हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। स्टेज 4 तक हमारे पास पूरे चांसेस होते हैं कि आ जाए बाल। ये 4 ही स्टेजेस होती हैं, राइट? 4 नहीं होती हैं। अच्छा। 7 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, 7 स्टेजेस होती हैं। 5th, 6th एंड 7th में अक्सर ऐसा देखा गया है। वो भी पेशेंट की एज पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और भी कई फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। बाकी इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो 5th, 6th एंड 7th स्टेज, इसमें हम पर्टिकुलरली पेशेंट को ट्रांसप्लांट या पैच की तरफ जाने को मूव ऑन करते हैं। अच्छा, वो उसमें आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है, लेकिन उसमें फिर फाइनली हमें ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। बिल्कुल हेल्प करता है आयुर्वेदा इंटरनली मेडिकेशंस हम चला सकते हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि फॉलिकल की एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, बंद हो जाते हैं फॉलिकल, एक प्लेन एरिया बन जाता है जैसे बोलते हैं, वो चीज़ बनने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि रिवर्स हो जाए। अच्छा। इसलिए हम इन जनरल पेशेंट को ट्रांसप्लांट या पैच के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके। एक ब्रांड आजकल मार्केट में है विच इज ट्राया। तो ट्राया ब्रांड भी आई थिंक वो स्टेजेस के बेसिस पे आपको डाइट प्लान बताता है, बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो डाइट प्लान से दे क्लेम कि अच्छा खासा रिवर्सल हो जाता है, एंड विद आई थिंक मिनॉक्सिडिल यूज एज वेल और बाकी थेरेपीज। तो हम आयुर्वेदा में स्ट्रिक्टली आयुर्वेदा फॉलो करते हैं या फिर वी फॉलो द इंटीग्रेटिव पार्ट? इंटीग्रेटेड पोर्शन फॉलो करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे बेनिफिट्स दुगने हो जाते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन हम दे रहे हैं इंटरनल हीलिंग के लिए, ठीक है, एंड एक्सटर्नली कुछ काम ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट के अंदर पेशेंस नहीं होता। अच्छा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इंटीग्रेटेड चलाना ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि पेशेंट इंटरनली मेडिकेशंस बहुत लंबे टाइम तक नहीं ले पाते। वही अगर उनके घुटने में पेन है वो लेंगे, और बालों के लिए कोई ऐसा एसिड सिम्टम नहीं होता। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इस वजह से पेशेंट उब जाते हैं, नहीं लेना उन्हें, इसीलिए हम इंटीग्रेटेड में जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रोसीजर्स लाइक PRP, बायोटिन PRP, GFC, ये प्रोसीजर्स अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल, बहुत रेयर दिखते हैं। ठीक है, अच्छा काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में? जी बिल्कुल। गॉट इट। और ये ऐसे पेशेंट मुझे लग रहा है अक्सर आते होंगे जो बोलते होंगे कि अब तो मतलब क्या है ये मैं खा रहा हूँ लेकिन कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। उन्हें विद इन 1 मंथ या 15 डेज चाहिए। अच्छा, रिजल्ट 15 दिन? ये पॉसिबल ही नहीं होता। अच्छा, तो वो तो ट्रांसप्लांट से पॉसिबल होगा? ट्रांसप्लांट से भी पॉसिबल कहाँ होता है? वो भी 3 महीने लेते हैं। वो भी एटलीस्ट चाहिए, वो भी प्रिकॉशंस के साथ। अच्छा, तो आप फिर आपका क्या प्रोसेस? आपने तो ये जैसे पूरा किया, फिर आप डाइट देते हैं और डाइट के बेसिस पे फिर आपने बाकी सारी चीजें कर दी। देन यू आल्सो वर्क विद एन डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके केस में क्या रहता है? नहीं, मैं सिंगल हैंडेडली ही वर्क कर रही हूँ। नहीं, बट सर्जरी केसेस होते होंगे ना? हाँ, उनके लिए हमारी सेपरेट टीम है। अच्छा। हमारा जो सर्जिकल जो भी प्रोसीजर्स हैं वो मेन ब्रांच में होते हैं। अच्छा। तो वहीं पे होता है ये प्रॉपर मतलब प्रॉपर गाइडेंस के अंदर एक टीम आएगी सेपरेट, वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को विद इन सर्जिकल OT ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा,
वैसे कितने केसेस जनरली आपने ऐसे देखे जहाँ पर उनका पूरा रिवर्सल हो गया? थोड़ा सा कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए ना। जी, कई केसेस हैं जिनका बहुत अच्छा, मतलब हेयर डेंसिटी जो बिल्कुल लो जा चुकी थी वो रिवर्स हो गई। अच्छा जी, और मेजरली 30 से 40 के बीच में हैं ऐसे पेशेंट जिनका अच्छा चल रहा है काफ़ी। अच्छा, यंग पेशेंट्स तो होते ही हैं देखो, बट 30-40 एज धीरे धीरे डिप्लीशन की एज है, तो उस एज में रिवर्सल आना इज अ बिग थिंग। अच्छा, वो वाली बात है। लेकिन टफ होता होगा ये? टफ होता है क्योंकि पेशेंट को हम प्रॉपर डाइटरी जो भी हमारे गाइडेंसेस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनको हम प्रॉपरली फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, प्राणायाम कंपलसरी है मेरी तरफ से। अच्छा, योगा आप इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, कुछ भी आप करें, बट मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ कि प्राणायाम ज़रूर करें आप, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए प्राणायाम एक बूंद की तरह एक्ट करता है। ओके, इसलिए ये चीज़ है। साथ में वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। अगर उनके गट में कोई इशू नहीं है तो वाटर इनटेक का मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू उनको बताई हुई है कि 2 to 3 लीटर्स मिनिमम आप पिए पूरे दिन में से। अच्छा, बट वही गट हेल्थ इश्यूज हैं तो आपकी, इसका मतलब है अग्नि मंद है, मंद पे हम और पानी नहीं देंगे। तो उनको सिंपली ये बोलेंगे जब जब प्यास लगे आप उसको सप्रेस ना करें, अर्ज को, पानी पियो आप। साथ में अपना गट हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, रफेज इनटेक होना चाहिए, फ्रूट्स इनटेक होने चाहिए। ठीक है। साथ में आपका जैसे जेनेटिकल फैक्टर है किसी का तो रसायन थेरेपी भी। रसायन थेरेपी। और कितना टाइम लेते हैं जनरली इनको ठीक होने में? रफली कई पेशेंट्स हैं जिनका 1 मंथ में वाकई आता है रिजल्ट। अच्छा, उनका हेयर फॉल रिडक्शन मैक्सिमम 50% हो जाता है। ओके, हेयर लॉस जो उनका हो रहा था वो रिड्यूस हो जाता है, 50% तक भी देखा है मैंने। अच्छा। किसी किसी का 25%, किसी किसी का 40%, इस तरीके से दिखता है। बट वही है, मिनिमम मैं अपनी पूरे जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं 3 मंथ्स लेके चलती हूँ। मैं उन्हें पहले ही बोलती हूँ कि आप 3 मंथ्स मुझे दे दीजिए, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ आप वो फॉलो कीजिए, जो मेडिसिन आपको दी जा रही है वो टाइम से लीजिए और डाइटरी चेंजेस कीजिए। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करो, तब जाके कुछ हो सकता है। तो 3 मंथ्स का टाइम लेके चलती हूँ मैं। 3 मंथ्स में आप मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे आजकल एक मार्केट में चल रही है मेडिसिन विच इज अनियन ऑयल, तो ये सारी चीज़ें करती हैं या फिर आपके कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं? नहीं, अनियन ऑयल अच्छा है। अच्छा, इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर एवरी टाइप ऑफ स्कैल्प? बेसिकली पैटर्न के लिए तो बहुत ही अच्छा है। नेल पैटर्न, बाकी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, एंड जनरली जो आपके हेयर फॉल्स होते हैं, हेयर फॉल्स में आप एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखते हैं वो क्या होता है? हेयर फॉल में कॉमनली पेशेंट का अगर मतलब एक कुछ सिम्टम्स जैसे होते हैं ना, जैसे इचिंग रेगुलर रहती है, ड्राइनेस रहती है, डैंड्रफ रहता है, उसके बाद 2-3-4 महीने बाद उनके हेयर फॉल्स शुरू होते हैं, फिर वो कुछ एक चीज़ें होती है जो कि कॉमन रहती है उनमें, पेशेंट्स में कुछ कॉमन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये लाइफस्टाइल खराब है, रेगुलर लाइफस्टाइल खराब है, साथ में नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ बेकार है। अच्छा, और एक चीज़ ये होती है कि हर पेशेंट का जैसे सिम्टम के बेसिस पे हेयर फॉल अलग आता है। जैसे सेबोरिक का केस, मेल पैटर्न, इनके ज़रूरी नहीं है हर किसी को डैंड्रफ हो या हर किसी को इचिंग या स्कैल्प एक्ने हो, बट स्पेसिफिक केसेस होते हैं। जैसे हमने अगर डायग्नोस किया कि सेबोरिक है तो उनमें पर्टिकुलरली इचिंग, स्कैल्प एक्ने, साथ में हेयर लॉस और डैंड्रफ तो है ही, ऑयली, स्टिकी, वो चीज़ नज़र आती है। ये एक पेशेंट है, ये अभी 22-23 साल का ही है। ओके। तो अब 22-23 साल की उम्र में इसके हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो अब यही आया आपके पास, इसने बोला आपको कि यार मेरे को तो हेयर फॉल हो रहा है और मैं तो अभी डॉक्टरों पे जा के थक गया हूँ, अब आप मुझे कोई नेचुरल सोल्यूशन बताओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे इनको देख के कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इनका पैटर्न है मेल पैटर्न। अच्छा। तो हम हर्बल मेडिसिन पे जाते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर मेल पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं अगर बढ़ेंगे बॉडी में, वो बॉडी को स्टोर करने की हैबिट होती है, डीएचटी की फॉर्म में स्टोर करने लगता है। अच्छा। जब ये डीएचटी की फॉर्म में स्टोर करता है तो जो ये डीएचटी है ये हमारे हेयर की लेयर्स को नरिशमेंट नहीं पहुंचने देगा, जिसकी वजह से हम हेयर थिनिंग देख सकते हैं, जो कि इस पेशेंट के है। ठीक है। इसके वजह से अब हेयर थिनिंग है
माल नरिश हो गए बाल, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा भी फ्रिक्शन दिया बाल झड़ गए। इवन बाइक राइड से भी झड़ जाएंगे, आपके सिंपल कोम्ब करने से भी झड़ेंगे, हाथ ही आपने लगा दिया बालों में तब भी झड़ सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ तो है ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉ पाल्मेटो एक हर्ब है जो कि DHT ब्लॉकर का काम करती है। ठीक है। तो फिनेस्ट्राइड से तो बेटर है कि हम हर्बल रूट पे जाएं बिल्कुल। तो हम ऐसे पेशेंट को ये सजेस्ट ज़रूर करेंगे। साथ में हम हेयर विट, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर गुड फॉर हेयर हेल्थ भी बोल सकते हैं, या हेयर लेयर्स के लिए भी, ऑल ओवर हेयर के लिए, तो हम वो भी सजेस्ट करते हैं। अच्छा। और कई चीज़ें होती है, जैसे हेयर हमारा एक हर्बल स्प्रे है जो कि बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो कि रूट्स को नरिशमेंट देता है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ देगा, वो भी हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। साथ में पहले इसका ग्रेड भी जानना पड़ेगा। अगर ग्रेड ज़्यादा है, जैसे अभी इसमें तो लग रहा है, बट इनके वर्टेक्स का क्या हाल है वो नहीं पता चल रहा हमें। ठीक है। तो उस ग्रेड के हिसाब से हम उनको इंटीग्रेटेड मेथड पे भी लेकर आएंगे। लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन चली गई इंटरनली हीलिंग के लिए, और एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, इनको कोई जो प्रोसीजर इनके लिए बेस्ट है वो हम चूज करेंगे। वो इनको बोलेंगे कि आप इसके साथ इसको ज़रूर चलाएं, ताकि इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से काम हो बॉडी में, और रिजल्ट्स भी बेटर आए, जल्दी आए, और पेशेंट ना थके ट्रीटमेंट कराते कराते। वो भी है चीज़। मैं मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने की टाइमलाइन होगी जिसमें पूरा हम ये सारी चीज़ें देखते होंगे। नहीं, जैसे मेडिकेशंस में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स बोल के चलती हूँ मिनिमम। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, जैसे PRP अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसको मिनिमम 6 की नीड होती है। मिनिमम 6 महीने। मिनिमम 6। अच्छा। तो मिनिमम 6 मंथ्स हो गए, क्योंकि हर थेरेपी के बीच में 25 to 30 डेज का गैप होना ज़रूरी है। इससे कम हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है, बट फिर भी मतलब मेरी तरफ से जो मैं गाइडलाइन उन्हें देती हूँ तो वो है 25 to 30 डेज। 25 to 30 डेज। उसी के अंदर अंदर उन्हें सिटिंग्स लेनी होती है, सेशंस उनके उसी के अंदर चलते हैं। तो मिनिमम 6 सेशंस। मिनिमम 6 सेशंस। बिल्कुल। गॉट इट। तो ऐसे केसेस में आपको लगता है मिनॉक्सिडिल देना सही है, उसी के ऑल्टरनेटिव आप जैसे बता रहे हैं वो चीज़ देना, उससे हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा? आता है। ऐसी हर्ब्स एग्जिस्ट करती है जो मिनॉक्सिडिल जैसे ही काम करती है आयुर्वेद में? मिनॉक्सिडिल जैसा काम नहीं बोल सकते। अच्छा। बट हाँ, पर्टिकुलरली जैसे मैंने अभी आपको सॉ पाल्मेटो का बताया, DHT ब्लॉकर है। हम देखेंगे तो ऐसी कई हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा काम करेंगी। अच्छा। मिनॉक्सिडिल स्टेरॉइडल है, तो हम स्टेरॉइडल तो आयुर्वेद देता ही नहीं है कहीं से भी। देता ही नहीं है। तो हम बेसिकली जैसे भृंगराज हो गया, पुष्कर मूल हो गया, मेथी, मुलेठी, आंवला सबसे बेस्ट, मतलब इनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो टाइप का जो मेडिसिन हम निकालेंगे तो वो चीज़ अच्छा काम करेगी इस चीज़ में। ऐसे है। नई चीज़ें पता चल रही हैं आज आयुर्वेदा के बारे में। ये सब चीज़ें मतलब लोगों को पता नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है लेकिन नॉलेज नहीं है? यूज़ हो रही है लेकिन नॉलेज नहीं है। पता तो है। देखो, आंवला बेसिक चीज़ है। हर किसी के घर में सीजनल फ्रूट की तरह खाया जाता है, बट उन्हें कब खाना चाहिए, कितनी अमाउंट में खाना चाहिए और किस वे में खाना चाहिए, ठीक है, वो नहीं पता। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल इसी का ही लेते हैं, तो कब खाना चाहिए? अगर आप बोलोगे तो जब ये सीजन पर्टिकुलर सीजन में आता है तो उस सीजन में ही खाओ आप। अच्छा। ऐसे ही अगर जैसे इसका हमने रसायन, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर च्यवनप्राश ही हम खा रहे हैं तो बेसिकली 3 मंथ्स में खाना, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने बेस्ट रहेंगे च्यवनप्राश या रसायन थेरेपी के लिए। रात में 1 चम्मच दूध के साथ इनफ, वो अनुपान हो गया, दूध जो है वो इसका अनुपान हो गया रसायन का। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे लिए ये चीज़ बेटर है। अच्छा, वो फ़र्क आ जाता है। तो वो जितना मतलब आप बोल रहे हो एक हेल्दी डाइट जिसमें आपके ऐसी चीज़ें जो नरिश करती हैं हेयर को, क्या मैं बोल सकता हूँ वो सारी चीज़ें अगर आप लो तो वो आपको हेल्प करेंगी? बिल्कुल करेंगी। हेयर रिलेटेड इश्यूज, ऑल इश्यूज, हेयर रिलेटेड इतनी इचिंग, डैंड्रफ, हेयर फॉल तो है ही पूरा, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प मिलता है। बिल्कुल मिलेंगी। गॉट इट। वही है, जैसे डैंड्रफ है अगर आपको, तो स्कैल्प को क्लेंज करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि सिर्फ आप इंटरनली मेडिकेशन खाते रहेंगे उससे नहीं होने वाला। ठीक है। स्कैल्प की हाइजीन मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। स्कैल्प की हाइजीन ही नहीं मेंटेन की आपने, जैसे डैंड्रफ के बारे में अगर हम बात करें तो मेलेसीजिया फंगस जो है उसकी वजह से डैंड्रफ या
सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कहीं ना कहीं उसकी वजह से होता है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास HRP थेरेपी भी है। अच्छा। HRP इज हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी। ओके। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा प्रोसीजर के अंदर 3-4 स्टेप्स या 5-6 स्टेप्स हैं जो कि आयुर्वेदिक पंचकर्म से निकाले गए हैं। ठीक है। जैसे कि शिरो अभ्यंग हो गया, शिरोस्वेद हो गया, शिरोलेप हो गया, इस तरीके से। और शिरोधोवन तो है ही सबसे स्टार्टिंग का हमारा स्टेप। तो इसी के कॉम्बिनेशन से बनी हुई थेरेपी है जो कि स्कैल्प को क्लेंस करने में और मेलेसीजिया की लाइफ साइकिल के अंदर ब्रेक क्रिएट करने में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। तो ये एक्सटर्नली हो गया। गॉट इट। तो इंटरनली आपने पहले, मैं अभी समराइज करता हूँ, मुझे लगता है मैं भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, व्यूअर्स भी कंफ्यूज ना हो जाए। एक पेशेंट आया, पेशेंट के आने के बाद आपने उनको पूरा असेस किया, अच्छे से असेस करने के बाद आपने उनकी डाइट और लाइफस्टाइल तो देखा पूरा, अभी क्या चल रहा है और उनको क्या चलाना है, एंड साथ साथ आपने ये देखा कि कौन सी स्टेज पे उसका भी हेयर फॉल है। उस स्टेज के बेसिस पे आपने असेस किया, अगर 7th स्टेज है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए आपने रेकमेंड किया। अदरवाइज अगर वो नहीं चाहिए तो हम आयुर्वेदा से उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब लेस देन 7 हम आयुर्वेदा पे पूरा भरोसा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेस देन 7 नहीं बोलूंगी मैं, लेस देन 5। लेस देन 5, ओके। कंप्लीटली मतलब आयुर्वेदा से ट्रीट हो सकता है, बट वही पेशेंस, टाइम नहीं, लोग टाइम नहीं देते, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे आते हैं जिद्दी लोग कि नहीं मुझे तो आयुर्वेदा से ही ठीक होना है। बिल्कुल आते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली कहीं पे भी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया इससे पहले, डायरेक्टली आयुर्वेदा के पास आए हैं। अच्छा, ऐसा है। तो ऐसे में क्या होता है फिर, मतलब उनका भी सिमिलर, क्योंकि वो डिटरमाइंड है, उनका ट्रीटमेंट काफी अच्छा चलता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे एक नंबर, एक रेशियो लेकर चलूँ, अगर 10 में से आपके पास 10 हेयर फॉल के पेशेंट्स हैं लेस देन 5 स्टेज, तो उसमें से हम कितने ठीक कर सकते हैं? हम 9 तक बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो 90% रेशियो हो गया है। 90% से अबव ही चल रहा है फिलहाल। अच्छा, ये तो फिर मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है हेयर फॉल वैसे भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, फिर वो सर्जरी के लिए जाते हैं, डजंट मेक सेंस। लेकिन एक चीज़ होती है कि हेयर जो होता है ना वो स्टेजेस में आगे फॉल होता है, एंड देन वो मेल पैटर्न बनता है, एंड देन तो जब तक आपको पता चलेगा कि आपकी आगे स्टेजेस भी आ रही हैं, उतने टाइम तक ही अगर ठीक हो गया तो वो आगे स्टेजेस आनी बंद हो जाएंगी? नहीं, पैटर्न का मतलब ये है कि वो प्रोग्रेसिव है। अच्छा, वरना सिंपल डिजीज या डिसऑर्डर नाम दिया जाता है उसको। ठीक है। बट पैटर्न, मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो दैट मींस ग्रेडिंग है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेसिव है तो आगे बढ़ता जाता है। तो हम पॉज जरूर कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर पाते। अच्छा, बट आयुर्वेदिक अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं और अपना पूरा गट हेल्थ अच्छा रखते हैं, तो स्टॉप भी करा जा सकता है। ये चीज़ है। पहले के ज़माने में ऋषि वगैरह के इतने लंबे लंबे बाल होते थे, तो पूरा ये भी इनकी भी ऋषि टाइप ही है हमारा। तो मतलब ये इनमें मुझे लगता है मेनली आपकी डाइट और आपका हेयर का हेल्थ, मतलब ऑयल वगैरह आप जैसे करते हो, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, कह सकते हैं हम। वही है, ऑयलिंग की भी कैटेगरी होती है। अच्छा, नॉर्मल ड्राई स्कैल्प पे ऑयलिंग की जा सकती है, बट ऑयली स्कैल्प है, ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है आपका स्कैल्प, तो मत करो। उससे क्या होगा, स्कैल्प एक्ने, इचिंग, डैंड्रफ। ओके, तो बेटर है। तो हेयर को मेंटेन करने की कुछ वो बताइए, कुछ टेक्निक्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो 1 to 2 टाइम्स पर वीक इनफ है। ओके, और हेयर वॉश कितनी बार करना चाहिए? 2 to 3 टाइम्स इनफ। शैम्पूइंग आयुर्वेदिक बिल्कुल। हर्बल, जितना आप हर्बल से जुड़े रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि हर्बल चीज़ें आपकी रूट्स को खराब नहीं करती। ठीक है, आपकी रूट्स को नरिश करती है उल्टा। तो बेटर है कि नरिशमेंट की तरफ जाएं। केमिकल की तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, रूट्स भी वीक होंगे, आपके बालों के लेयर्स को भी डैमेज होगा, कई चीज़ें होती हैं। मैं पतंजलि का करता था यूज़, वो क्लेम तो हर्बल करते हैं, लेकिन फिर मेरे को थोड़ा सा हेयर फॉल महसूस होने लगा। ओके, तो कोई वजह है, ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को सूट करते हैं हर्बल, कुछ को नहीं करते, ऐसी भी चीज़ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर्बल सबको सूट करेगा? सूट करेगा,
अब क्यों नहीं करा आपको और बाकियों को, तो ऐसे इसका रीज़न ये हो जाता है कि कई शैम्पूज जो हर्बल होता है ना उसमें कंडीशनर नहीं दिया जाता। अच्छा, ठीक है। कंडीशनिंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिज क्रिएट होगा बालों में, कहीं ना कहीं रफनेस होगी, ड्राइनेस होगी बालों में, जो कि टैंगल होंगे बाल तो टूटेंगे। समझ गया। तो ये चीज़ आती है। ऐसा नहीं है कि हर्बल शैम्पू है वो गलत है, नहीं, हर्बल शैम्पू कोई भी अच्छा है बट कंडीशनिंग वाला बेटर है। गॉट इट। तो हेयर केयर में आपने बोला ऑयलिंग हफ्ते में 1 से 2 बार, बिल्कुल ठीक है, और फिजिकली एक्सरसाइज हो गया, और डाइट में कोई ऐसी चीज़ जो हेयर को मजबूत करने के लिए बेटर रहती है? लाइक कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तिल जो आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये कहीं ना कहीं है जो हेयर फॉल को लीड करते हैं। और HB कम होना, एनीमिक कंडीशंस, वो भी हेयर फॉल को इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुना है विटामिन C रिच फूड्स खाने चाहिए आपको और प्रोटीन रिच फूड्स खाने चाहिए। बिल्कुल। तो वो होता है जी। लेकिन प्रोटीन से ये भी बोलते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा DHT में कन्वर्ट होता है, आपको नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए। नहीं, अगर आप प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं तो करेगा। अच्छा, शायद करेगा, क्योंकि शायद इसलिए बोलूँगी मैं कि अगर आप पचा सकते हैं, आपकी पाचक अग्नि अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ भी नहीं करेगा। पाचक अग्नि खराब है, ऊपर से आप प्रोटीन खाते जा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेट करेगा और भी कई गट इश्यूज क्रिएट करेगा। ठीक है। तो आपका प्रॉपर डाइट अगर है तो आप डाइट फॉर्म में क्यों ना लो, पाउडर फॉर्म में क्यों लेना है प्रोटीन? डाइट के अंदर आप एनरिच करो ना सारी चीज़ें। जैसे हमारी आयुर्वेदिक डाइट के अंदर षड्रस होना अच्छा माना गया है, जैसे बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, षड्रस युक्त डाइट होनी चाहिए। इस तरीके से डाइट को आप रखिए। अपने डाइट में और भी कई नरिशिंग चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अपनी प्राणायाम को ना छोड़े, साइकिलिंग ना छोड़े, इस तरीके की कई फिजिकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेचिंग होगी, नॉर्मली स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप, बट प्राणायाम के साथ, तो काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और ये ग्रेइंग का क्या फिलॉसफी रहता है, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है हेयर की? इसके पीछे ना कई कारण होते हैं। एक है प्रकृति, अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं तो आपके नेचुरली ग्रे होने जल्दी शुरू होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रकृतिज। अच्छा। कम एज में ही आपकी जो बाल हैं वो ग्रे होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। वही सॉल्ट वाटर, लेट नाइट स्लीपिंग एंड और आपका हो गया स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होंगे, एंगर इश्यूज हो गए, ये कई चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर इसको प्रमोट करते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग को। ठीक है। केमिकल यूज़ भी होता है और आपका एक्सटेंसिव हीट प्रोसीजर्स या जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं लोग, उनसे भी हो जाता है। तो कई चीज़ें हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म आपकी मेडिकेशन चलती आ रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तो ये मतलब आयुर्वेदा में ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि आपको ग्रे हेयर से वापस से काले हो जाएं? अब हम इसके लिए ना कैटेगराइज कर देते हैं। अच्छा, जैसे बिल्कुल 35 से अबव वालों को मैं ये बोलूँगी कि वो नेचुरल रीजनरेटिव चेंजेस के कारण हो रहा है। डीजनरेटिव चेंजेस जो हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो आप बस उसको मेंटेन कर सकते हैं, रिवर्स नहीं होगा ना। वो मेंटेन भी आप सिर्फ कलरिंग के थ्रू, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा। और वही 35 ईयर्स से लेस हैं एज, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस, मतलब जितने हैं उतने पे रोके जा सकते हैं, बट आगे रिवर्सल इनमें भी नहीं होता। 30 से नीचे जो एज है उसमें पॉसिबल है कि आपका रिवर्सल हो जाए। तो कैटेगराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है आयुर्वेदा है कर देगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर हम यूज़ करते रहें आयुर्वेदा तो मुझे लग रहा है आपके कहने से कि हम हेयर फॉल पे कंट्रोल पा सकते हैं। बिल्कुल। 10 में से आप बोल रहे हैं 9 केसेस हम ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आयुर्वेदा से। ऐसे केसेस में मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह थोड़ा अपोज नहीं करते, या फिर कोई ऐसा हेजिटेशन कि ये तो पॉसिबल कैसे है, एलोपेशिया जैसी चीज़? एलोपेशिया जैसी चीज़ ही पॉसिबल है सबसे ज़्यादा। मेरे पास एलोपेशिया के इतने पेशेंट्स हैं और जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है। अच्छा। आपने सुना होगा एलोपेशिया की 3 कैटेगरीज होती हैं। यूनिवर्सैलिस, जिसमें पूरी बॉडी के हेयर मतलब अलोंग विद फेशियल एंड स्कैल्प पूरी बॉडी के हेयर निकल जाते हैं, उनमें भी पॉसिबल है रिवर्सल। क्योंकि मेरे पास ऐसा पेशेंट है जिसके बहुत अच्छी कंडीशन चल रही है फिलहाल। उन्होंने हमारे पास आई थिंक 5 मंथ्स बैक ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई थी। ठीक है। तो अब उनके, अगर मैं आपको
फोटोज दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, पहले से बहुत बेटर। उनकी ग्रोथ वापस आ रही है धीरे धीरे, और अब तो खैर डेंसिटी भी दिख रही है उनके बालों में। वो इंटीग्रेटेड फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली आयुर्वेदिक? नहीं, इंटीग्रेटेड, मैं इंटीग्रेटेड बोल के चलूंगी। ओके, इसमें आपकी डाइट प्लस साथ में और भी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग एलोपेशिया के लिए सबसे बेस्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, ठीक है, वो डॉक्टर अपना 100% दे रहे हैं आपको, बट पेशेंट की तरफ से 100% ये होगा कि वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ध्यान दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है कि हमने अगर 6 o'clock शाम में खाना खा लिया तो हम नेक्स्ट डे एटलीस्ट 14 आवर्स का, 16 आवर्स का या 18 आवर्स का गैप करके ही कुछ भी खाएं। लाइक 6 o'clock खाया तो अगले दिन 8 o'clock के बाद, 10 o'clock के बाद या 12 o'clock के बाद सीधा डाइट जो भी हम लेंगे उसके बाद। कोई मिल्क नहीं लेनी है आपको। रात में अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगती है तो आप एक एप्पल खा सकते हैं। ठीक है, इतना मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है, बॉडी के अंदर एक फेगोसाइटोसिस नाम का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऑब्वियस सी बात है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब बॉडी को कुछ और खाना है, हंगर तो है ही बिल्कुल। तो उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी टॉक्सिक सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है, ये जो सेल्स जो अपने ही, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एलोपेशिया, वो अपने ही सेल्स को डैमेज कर रही है बॉडी, उसको जो ये खराब सेल्स बन चुके हैं उन्हीं को बॉडी खत्म करती है बॉडी में से। अच्छा, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे भी अगर लोग करें तो अच्छा रहता ही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप बोल रहे हो हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? बिल्कुल। ओके ओके, हेयर हेल्थ में ऐसे और क्या क्या केसेस हैं जो आपने देखे, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? जैसे आपने ये बताया 5 महीने में उसके हेयर ग्रोथ होने लग गई है, बिल्कुल। ऐसे और क्या क्या किस टाइप के और केसेस आपने देखे हैं? एलोपेशिया अराटा का भी केसेस हैं हमारे पास, जो जिनके पैचेस फिल हो गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इवन छोटे बच्चे 15 इयर्स के बच्चे हैं या 18 इयर्स का एक बच्चा है, उनको भी ये प्रॉब्लम है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस प्रॉपर केस है उनका, तो वो भी ओवरकम कर चुके हैं उसको, मतलब डैंड्रफ खत्म हो गया उनका। अच्छा। जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको, वो बिल्कुल फ्री है उससे अब। ठीक है, ट्रीटमेंट प्रॉपर हो चुकी है उनकी। ठीक है, तो और क्या, मतलब इनको कितना टाइम लगा आपके साथ रिकवर करने में? आप मान सकते हैं कि अराउंड 3 to 4 months, इससे ज़्यादा नहीं। 3 to 4 months में हो गया? बिल्कुल। ओके। इनको था भी कई सालों से। अच्छा। लाइक जब वो 10 इयर्स के थे तब से था, 15 इयर्स का पेशेंट मेरे पास आया। अच्छा। दैट मीन्स 5 इयर्स से था उनको ये प्रॉब्लम। 5 इयर्स से प्रॉब्लम था, उसके बाद आपके पास आया? बिल्कुल। तो उसने मेडिकेशन छोड़ दी? मेडिकेशन छोड़ चुके हैं वो। अच्छा। बस उनको मैंने गाइडेंस ये दी है कि स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करके रखो। स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करो, और वही डाइटरी चेंजेस। ठीक है। बट जनरली बच्चे लोग स्ट्रेस लेते ही हैं उस कॉलेज में, या फिर जैसे आपने बताया आपके कॉलेज में, तो स्ट्रेस तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कॉमन है मतलब बच्चों में। तो ऐसे केसेस में फिर उनको वो कैसे अपनी हेयर हेल्थ, उससे बल्कि और स्ट्रेस होता है कि हेयर गिर रहे हैं प्लस एग्जाम का स्ट्रेस है, तो वो सारी चीज़ों को आप डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो फिर? जैसे बच्चों को मेन क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो रात में पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। हाँ। उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। दिन में आप पढ़ लो, रात में प्रॉपर नींद लो, क्योंकि वैसे भी अगर आपका स्ट्रेस है, साथ में आप ये काम कर रहे हैं, तो एग्जाम में वैसे भी कुछ नहीं याद नहीं रहने वाला। तो बेटर है कि आप रात में अपनी नींद पूरी प्रॉपर ले लीजिए, दिन में आप कोशिश कीजिए कि पढ़ें, जल्दी उठ के पढ़ लो, बट रात में 10 o'clock के अराउंड 9:30 तो वैसे कोई सोता नहीं है, बट 10-10:30 तक सो जाओ आप। लेट नाइट रीडिंग ना करो। तो उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जाग रहे हैं बट वाटर इनटेक नहीं है, तो डिहाइड्रेशन आ रहा है। डिहाइड्रेशन से बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स को एक ऐसा ट्रिगर जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है, स्किन में रफनेस आ गई, तो उससे क्या होता है कि और सीबम सेक्रेट होता है। ठीक है। तो अक्सर लेट नाइट जो जागते हैं उनमें आप देखोगे कि डैंड्रफ और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ है। ऐसे कोई हर्ब्स, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि उनको अपने पास रखनी चाहिए? एज सच बस हर्ब्स या चीज़ें नहीं, आंवला इंटेक रखो आप। अच्छा। वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो ब्रेन के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है। सैलेड अच्छे से खाओ। ठीक है। कोई एज सच हर्ब नहीं है कि जो आप प्रॉपर्ली, मतलब जैसे एक ब्रिंगराज बोलते हैं हेयर के लिए अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारी हेयर ऑयल्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तो हेयर ऑयल आप प्रॉपर्ली ले सकते हैं अपने लिए, बट वही मैंने आपको पहले बताया ये चीज़ कि स्कैल्प की कंडीशन चेक करके फिर लो। अच्छा,
वो कैसे एसेस होगा? वो किसी आप नहीं, जैसे डैंड्रफ अगर आपको है, अच्छा, या ऑयली डैंड्रफ लग रहा है कि आप इच कर रहे हैं और नेल्स के अंदर भर रहा है, तो आपको पता हो जाएगा कि डैंड्रफ है। तो उस चीज को देखो, अगर डैंड्रफ है तो ऑयल अप्लाई मत करो। अच्छा, डैंड्रफ है तो ऑयल अप्लाई मत करो। अच्छा, लेकिन डैंड्रफ के टाइम पे ऑयल कर देते हैं तो थोड़ा डैंड्रफ खत्म सा लगता है। मतलब मैं तो कर देता हूँ अप्लाई। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उल्टा फंगस को नरिशमेंट दे रहे हैं। अच्छा, और फैलने के लिए। ओके, तो ऐसे में शैम्पू कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिना ऑयलिंग के रह ही नहीं सकते आप, तो बस नहाने से 1 या 2 घंटे पहले ऑयल कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं, बट हाँ कर सकते हैं, बट ना करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी ठीक हो गया आप। वही बिना ऑयलिंग के आप नहीं रह पा रहे हैं, या जैसे कई लोग बोलते हैं नीम ऑयल लगा ले तो क्या होगा मैम, तो लगा सकते हैं आप। नीम ऑयल अच्छा है, एंटी फंगल है, ऑब्वियसली एंटी फंगल है, तो अच्छा काम करेगा। बट इतना लगाइए, अमाउंट इतना रखिए ताकि कि वो आपके उसमें प्रॉब्लम ना करे। स्कैल्प एक्ने हो जाएंगे वरना। अच्छा, और केस बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो फिर तो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की वैसे भी जरूरत पड़ेगी उसमें। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस मुझे लगता है आप बहुत रेगुलरली देखते हो। जी। चलो ग्रेट। एंड लोगों को मुझे लगता है फिर आयुर्वेदा की तरफ एटलीस्ट हेयर फॉल को चांस तो देना ही चाहिए, क्योंकि लोग मुझे लग रहा है अभी दे नहीं रहे हैं, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं और वो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एक रूट पे जा रहे हैं, एंड देन वो रूट उनको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही ले जाता है इन द एंड, जो कहीं ना कहीं सही है या गलत है, आई डोंट नो। मतलब बट मैं तो ये कहती हूँ, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर वाली बात है। तो आप पहले ही ग्रेड्स को अपने देखो, जैसे हेयरलाइन आपको लगता है रिसीड हो रही है या डैंड्रफ बहुत एक्सट्रीम है, तो आप उसी टाइम क्यों नहीं एक्ट कर रहे हैं? आप ट्रांसप्लांट तक का वेट क्यों कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आता है कि आप क्यों नहीं पहले जाग रहे, आप क्यों इतने टाइम को इतना डिले कर ही क्यों रहे हैं कि ग्रेड्स इतने आगे बढ़ गए? आप नॉलेज अपनी ठीक रखिए। और बाकी तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ कही कि लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम आयुर्वेदिक किसी भी चीज़ में बात कर रहे हैं, आहार विहार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है आपकी, बट आहार विहार गलत है तो चिकित्सा भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो बात है। गॉट इट। चलिए ग्रेट, ये तो हेयर फॉल से रिलेटेड हुआ। ये आपका स्पेशलाइजेशन है, इसके अलावा भी आप कोई और भी एरियाज देखते हैं? जनरल फिजिशियन भी हैं, बट वही है कि हेयर एक्सपर्टीज में अभी मेरा पूरा इंटरेस्ट है फिलहाल। अच्छा, तो हेयर एक्सपर्टीज में आयुर्वेदा में और हम क्या क्या देख सकते हैं? कुछ है ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में? हेयर एक्सपर्टीज के लिए मेजरली तो मैंने सारे आपको जितने टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हमने, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो यही है, एलोपेशिया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ड्राई डैंड्रफ या पैटर्न। तो लोग ऐसे आ रहे हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसमें एज अ ब्रांच इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं नए डॉक्टर्स, क्योंकि कॉस्मेटिक फील्ड में आ जाता है हेयर एंड स्किन बोथ। तो धीरे धीरे जो आगे हमारी हम कह सकते हैं वर्ल्ड उसी की तरफ बढ़ रहा है कि लुक्स मैटर करते हैं, तो हम कॉस्मेटिक फील्ड में ज़्यादा स्कोप मान के चल सकते हैं। तो ये आपके पास इंडिया में ही लोग देखते हैं, इंडिया के बाहर भी कभी कोई पेशेंट? नहीं, अभी पैन इंडिया ओनली। अभी पैन इंडिया है। गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आपने कभी सोचा है अबाउट इंटीग्रेटिंग होम्योपैथी या अदर मोडालिटीज विद आयुर्वेदा? मैंने कभी सोचा नहीं है, बट हाँ कभी अगर आगे फ्यूचर में मौका मिलता है, कहीं रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं किसी चीज़ में, ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। हमने एक पॉडकास्ट किया था विद डॉक्टर वसुधा, तो शी इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन हेयर फॉल बट इन होम्योपैथी। अच्छा। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, मीजोथेरेपी, जो जनरली वो कहते हैं कि हम करते हैं अगर हमें लगता है कि वो करा जाता है, तो आयुर्वेदा में वो चीज़ करी जाती है मीजोथेरेपी। उसमें बेसिकली आई थिंक विटामिन्स वगैरह का इंजेक्शन होता है जो शायद हेयर पे दिया जाता है। ओके, नहीं, हम आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके। आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको एचआरपी थेरेपी बताई, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचकर्मिक प्रोसीजर्स, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा। साथ में आप शिरोधारा पे भी जा सकते हैं। खैर, शिरो अभ्यंग और शिरोपिच्चू धारण, ये कई चीजें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो अच्छा है इन ऑल। शिरोधारा, आप अभ्यंग जो हम नॉर्मली करते आए हैं एंशिएंट टाइम से, तो वो चीज़ अच्छी है इसमें। गॉट इट। उसी को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। गॉट इट। चलो ग्रेट।
अब आप फाइनली ये बता दीजिए व्यूअर्स के लिए कि जो आजकल इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पोल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए एटलीस्ट हेयर हेल्थ के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए फाइनली? पोल्यूशन तो कभी जाने वाला है नहीं, पोल्यूशन बढ़ेगा ही। मैनेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया मैनेजमेंट कैसे करनी है। फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, या मैंने मतलब मैं कई चीज़ें और लेके चलती हूँ। लाइक आप पेट फ्रेंडली हैं तो पेट ज़रूर रखें। अच्छा। अगर आपका कोई सूदिंग प्लेस है, जैसे टेम्पल किसी का वर्शिप प्लेस है, या कोई और वर्शिप प्लेस किसी का भी है, वहाँ टाइम स्पेंड करें। फैमिली के साथ ट्रिप्स प्लान करें, या वीकेंड पे आप घूमने जाएं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अच्छा, गॉट इट। और पोल्यूशन से जैसे हम बात कर रहे थे, तो बस ये है कि आप ये ऑयलिंग और स्कैल्प की जो हाइजीन है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि स्कैल्प हाइजीन बहुत ज़रूरी है। क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग भी ज़रूरी है, बट ऑयलिंग का तो एक पर्टिकुलर रहता है कि किस टाइप का स्कैल्प है, बट क्लेंजिंग ज़रूर रखें आप अपने बालों में। आई थिंक ये तो अच्छी एडवाइस ही है, जनरल नहीं है, बट ये ऐसी एडवाइस है जो शायद लोगों को करना भी चाहिए। आज का टाइम वैसे ही दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन वाइज बहुत ख़राब हो रहा है, तो बट ठीक है, आई मीन दिस इज अ पैटर्न। अभी हम धीरे धीरे वो चीज़ से इक्विप हो जाएंगे। बिल्कुल। बट आई थिंक दैट इज़ गुड ओवरऑल। यू नो मुझे लगता है आयुर्वेदा की तरफ अगर किसी को हेयर फॉल है तो लोग बढ़ सकते हैं। लोगों को आपसे कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए और समझना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा सोल्यूशन क्या कोई एक नेचुरल एक सोल्यूशन है जिससे वो उनके हेयर फॉल में कुछ आराम पड़ सकता है या फिर उनके वापस से रीग्रोथ हो सकती है। आई थिंक दैट इज़ रियली गुड, एंड मुझे लगता है काफ़ी सारे व्यूअर्स को इस चीज़ों के बारे में पता चला होगा, एंड आई एम श्योर कि वो आपसे आगे कंसल्टेशन भी लेंगे। बिल्कुल। तो आई मीन दिस वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। वेलकम एंड थैंक यू। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।